नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। पिछले सप्ताह हरियाणा में मुख्यमंत्री कार्यालय के पुनर्गठन के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने कार्य वितरण के आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 3 आईएएस अधिकारियों को सीएम कार्यालय में शामिल किया था, जिनमें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, अतिरिक्त पीएससीएम साकेत कुमार और डिप्टी पीएससीएम यशपाल यादव शामिल हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीबी सहयोगी सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर एक बार फिर नायब सैनी के नेतृत्व वाले सीएमओ में पावर सेंटर बनकर उभरे हैं। बुधवार को सीएमओ में अधिकारियों के बीच कार्य वितरण के दौरान सैनी ने अपने मुख्य प्रधान सचिव खुल्लर को 21 प्रमुख विभाग सौंपे हैं। इनमें सीएम के लगभग सभी विभाग शामिल हैं और साथ ही हरियाणा कैबिनेट के अधिकांश अन्य मंत्रियों के पास एक या अधिक विभाग भी शामिल हैं। खुल्लर को सीएमओ का समग्र प्रभारी भी बनाया गया और अधिकांश फाइलें उनकी मंजूरी के बिना आगे नहीं बढ़ेंगी। खुल्लर को विधायी प्रस्तावों और यहां तक कि अध्यादेश जारी करने से संबंधित मामलों की देखरेख का भी काम सौंपा गया है। जो विषय किसी अन्य अधिकारी को आवंटित नहीं होंगे, वे भी स्वतः ही उन्हें मिल जाएंगे। आइए इस विषय पर और जानकारी लेते हैं हमारे हरियाणा के कॉरेस्पॉन्डेंट पंकिल वर्मा से। हेलो। जैसे कि पिछले लंबे समय से आपने देखा होगा कि मनोहर लाल सरकार का अंतराल रहा और नायब सैनी का अंतराल रहा, जिसके अंदर राजेश खुल्लर मुख्य रूप से अपनी कार्यभार को निभाते हुए नजर आ रहे थे। और ऐसे में अब हाल ही में नायब सैनी सरकार के अंदर पिछले ही बीच में राजेश खुल्लर जी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे ही वर्क एलोकेशन सेक्रेटरीट के अंदर किया गया है, जिसके अंदर 21 डिपार्टमेंट जो है राजेश खुल्लर जी को दिए गए हैं, जिसके अंदर महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जो है होम डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इस तरीके के सभी डिपार्टमेंट जो है आईएएस राजेश खुल्लर जी को अलॉट किए गए हैं। इसी के अलावा अध्यादेश पारित करने को लेकर कई अहम फैसले लेने को लेकर राजेश खुल्लर जी को जो है कमान संभालने के लिए दी गई है। बताया जाता है कि उनके इतिहास की बात करें तो उनका जो एक्सपीरियंस है आईएएस के अंदर काफी वास्ट रहा है। सिविल सर्विसेज के अंदर वो वर्ल्ड बैंक में भी काम कर चुके हैं और कहीं ना कहीं जो उनका वर्क एलोकेशन का और फाइल की टेम्पटेशन का तरीका है, वो कहीं ना कहीं माना जाता है कि वो माहिर रहते हैं किसी भी बड़ी से बड़ी उलझन को सुलझाने के लिए। और इसीलिए वो अमूमन भाजपा के अंदर हर सरकार के अंदर मुख्य रूप से कार्यभार के अंदर नजर आए। जी पंकिल, अब जिस तरह से राजेश खुल्लर जी को अब पिछले एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर खट्टर के जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब भी उनको 19 डिपार्टमेंट्स विभाग दिए गए थे, अब इस बार उसको बढ़ाकर अब 21 बना दिया गया है। क्या ये उनकी कार्यशीलता और उनकी सक्षमता की वजह से है या इसमें राजनीति है? देखिए, लोगों के अपने अपने ओपिनियन है, परंतु पिछले लंबे समय से अगर राजेश खुल्लर जी का कार्यकाल देखें तो 1988 के जो आईएएस बैच के अधिकारी हैं और काफी उनका एक्सपीरियंस जो है वो हो चुका है। हाल ही में वो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और उनकी नियुक्ति जो है चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम के पद पर की गई है। और इसी के अंदर अगर हम इसको एनालाइज करें तो पिछले लंबे समय से भाजपा के अंदर जो है राजेश खुल्लर एक अहम रोल अदा करते हैं और हैट्रिक मारते हुए आपको नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सेंटर को भी उनका कार्य जो है पसंद आ रहा है और इसी वजह से कहीं ना कहीं राजेश खुल्लर को जो है स्टेट के अंदर भी एक बड़ी कमान जो है दी गई है। ऐसा बताया भी जाता है सूत्रों के हवाले से कि मनोहर लाल के अजीज और केंद्र में कई बड़े नेताओं के खास रहे हैं राजेश खुल्लर। हाँ जी, चलो अब यहाँ पे हमारे पास वक्त भी कम है, लेकिन ख़त्म करने से पहले एक आखिरी सवाल आपसे ये था ताकि हमारे दर्शकों को भी हम बता सके कि जिस तरह से बहुत बार ये होता है कि चीफ मिनिस्टर या पॉलिटिशियंस वगैरह सक्षम नहीं है और अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं और जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर, जो वो लोग जो कारोबार वो संभालते हैं, इसका कितना इफेक्ट होता है ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए।
देखिए, मुख्यमंत्री के कंधों पर भारी जिम्मे रहते हैं, ना सिर्फ जनता की जिम्मेवारी बल्कि पार्टी आला कमान की भी जिम्मेदारी, चुनावों की भी जिम्मेवारी एक मुख्यमंत्री के कंधों पर रहती है। और ऐसी स्थिति के अंदर एक मुख्यमंत्री को एक ऐसे सारथी की जरूरत होती है जो कि जनता के फायदे के लिए उनकी पॉलिसी को सही समय पर इम्प्लीमेंट कर सके। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम का एक अहम रोल रहता है इस कड़ी के अंदर। अगर हम राजेश खुल्लर जी के करियर को और उनके आज के पोर्टफोलियो को एनालाइज करें तो कहीं ना कहीं राजेश खुल्लर जी हरियाणा के अंदर सेकंड सीएम का रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि रिटायरमेंट के बाद भी जिस प्रकार से वो लगातार अपने ऑफिस के अंदर काम करते हैं, बिल्कुल एक उनका काम करने का तरीका और सबसे मिलने जुलने का तरीका भी, पब्लिक डीलिंग भी बहुत ही ज्यादा उनको अन्य आईएएस अधिकारियों से अलग बनाती है। हर तरीके से वो इसी कोशिश में जुटते हैं कि किस तरीके से कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाए जिससे आम जनता का फायदा हो। तो कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट के मुख्यमंत्री हैं वो इस तरीके के आईएएस को जरूर शामिल करना चाहेंगे कि जो आम जनता और उनकी सरकार के अंदर पब्लिक को फायदा पहुंचाने का काम करे। जी, बहुत धन्यवाद पंखिल इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए। थैंक यू। सिविल लाइन पुलिस ने फील्ड कॉल कर्मचारी से लूटपाट और मारपीट के आरोप में जिला प्रतिबंधित अपराधी आसिफ खान, आदतन अपराधी मोनू गौतम और 2 अन्य अपराधियों आमिर खान व अथर्व तिवारी को गिरफ्तार किया है। मंगला निवासी मनीष कश्यप ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 4 नशे में धुत अपराधियों ने लिफ्ट मांगने के बहाने उनके साथ मारपीट की और 2000 नकद व सोने की अंगूठी लूट ली। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। आसिफ खान और मोनू गौतम जैसे आदतन अपराधियों पर विशेष ध्यान दिया गया है और मामले की जांच जारी है। बता सकते मामला सामने? जी हाँ, प्रार्थी मनीष कश्यप ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वो मंगला शराब भट्टी तरफ बाइक से आ रहा था कि 4 व्यक्ति मोनू गौतम, आमिर खान, आसिफ खान एवं अथर्व तिवारी इसके बाइक के सामने आकर रोके और इससे लिफ्ट मांगे कि हमको कुछ दूर तक छोड़ दो। तो ये मना किया। मना करने पर ये झगड़ा कर मारपीट भी किए और उससे उसके पर्स में रखे 2000 रुपये और हाथ में पहने अंगूठी को छीन लिए। इसमें रिपोर्ट पर धारा 309(6) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध की गई। तत्काल पार्टी बनाकर आरोपियों की खोजबीन की गई, जिसमें चारों आरोपियों को गिरफ्तार की गई, जिससे 13,500 एवं अंगूठी बरामद की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। पूर्व में भी इनका रिकॉर्ड है सर? पूर्व में भी इसमें 3 लोगों का रिकॉर्ड है। सिंधी युवक समिति बिलासपुर के तत्वावधान में व्यापार विहार में निःशुल्क थैलेसीमिया और सिकल सेल जांच तथा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने कार्यक्रम में शिरकत की। तोखन साहू ने सिंधी समाज की सेवा भावना की सराहना करते हुए कहा कि अन्य समाजों को भी ऐसे सेवा कार्यों में आगे आना चाहिए। पूज्य सिंधी समाज के द्वारा आज का यह जो पुनीत कार्य है, थैलेसीमिया की निःशुल्क जांच के शिविर का आयोजन किया गया है। छोटे छोटे बच्चों में कब इस तरह की बीमारियां आ जाती है पता नहीं चलता, लेकिन समाज के द्वारा इस तरह के निःशुल्क शिविर का आयोजन जो किया गया है यह एक पुनीत कार्य है। ऐसे कार्यक्रम के लिए मैं पूज्य सिंधी समाज को हृदय से बधाई देता हूं। और सिंधी समाज सेवा भावी समाज है, सेवा परमो धर्म, ये सिंधी समाज के लिए बहुत फिट बैठता है। तो मैं इस तरह के कार्य, रचनात्मक कार्य अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, राज्य के लिए करते रहना चाहिए। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे कहा गया कि जो ये लोग विद्यालय चलाते हैं उसके लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो मैं सांसद निधि से 10 लाख रुपया देने की मैंने घोषणा भी किया है। वो 4 के लखनऊ नगर निगम ने हाउस टैक्स बकायेदारों पर शिकंजा कसते हुए बड़ा निर्णय लिया है। अब बड़े बकायेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए न्यायालय का रुख किया जाएगा। बैठकों के सिलसिले में नगर निगम ने कई प्रॉपर्टीज सील की हैं। हालांकि जिन बकायेदारों ने 50% टैक्स तुरंत जमा किया है, उनकी प्रॉपर्टीज को सील होने से बचाया गया है। अब तक नगर निगम
559 करोड़ रुपए की वसूली कर चुकी है। इस मुद्दे पर नगर निगम के सीटीओ अशोक सिंह ने विशेष बातचीत में बताया कि कड़े कदम उठाने से राजस्व में सुधार हो रहा है और नगर निगम आगे भी सख्ती से कार्रवाई करेगी। लखनऊ नगर निगम लगातार हाउस टैक्स को लेकर लगातार बैठकें कर रहा है और समाधान दिवस कर रहा है। जितने बड़े बकायेदार हैं उनको लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीटीओ अशोक सिंह, इनसे बात करेंगे। सर, हाउस टैक्स को लेकर लगातार जो बड़े बकायेदार हैं उनको शिकंजा कसा जा रहा है। अभी तक कितने ऐसे बड़े बकायेदार हैं जिनके ऊपर शिकंजा कसा गया है? नगर निगम द्वारा 1765 बड़े बकायेदारों की सूची समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई गई थी और उसके पहले उसकी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, जिसमें नोटिस ऑफ डिमांड अंतिम नोटिस प्रदान करने के बाद अब जो है उसमें पर डे 8 जोन सीलिंग की कार्रवाई के लिए जाते हैं। उनका 8 बजे से लोकेशन चेक किया जाता है कि कौन कहाँ पर कार्रवाई कर रहा है। इसमें प्रत्येक इंस्पेक्टर 3-4 भवनों की सीलिंग कर रहा है। जो 50% तत्काल पेमेंट कर देते हैं उनका जो है सीलिंग वहीं रोक दिया जाता है, जो नहीं करते हैं उनकी कर दी जाती है। इसके अलावा अब नगर निगम एक दूसरा कदम भी उठाने जा रहा है कि नगर निगम अधिनियम की धारा 517 में एक शक्ति दी गई है कि ऐसे बड़े बकायेदार जो कि नगर निगम को टैक्स नहीं पेड कर रहे हैं तो नगर निगम भी न्यायालय में जा सकता है, तो उनके ऊपर विधिक कार्रवाई किया जाए, क्योंकि इस विधिक कार्रवाई में नगर निगम का पक्ष न्यायालय सुनेगा। न्यायालय जो ऑर्डर दे देगा वो फिर जो है मानना बाध्यकारी हो जाएगा। हमेशा भवन स्वामी ही भाग करके न्यायालय जाता है, लेकिन जो है हमारे अधिनियम में जो व्यवस्था दी गई जिसका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया किसी भी नगर निगम में, उसका प्रयोग जो है अब नगर निगम लखनऊ द्वारा किया जाएगा। इससे जहां भवन कर वसूली में आसानी होगी वहां पर जो है उत्पीड़न की कार्रवाई से भी लोग बचेंगे, अपना न्याय का कार्य होगा और उसमें अपने विवेक से टैक्स भरना पड़ेगा। सर, अभी तक सभी 8 जोनों में कितना टैक्स वसूली की गई है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप लोग जो टैक्स वसूली में लगातार फोकस कर रहे हैं, समाधान दिवस भी यहाँ पर रखा जा रहा है, लोगों की समस्या का समाधान किया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसी शिकायतें आती हैं जिसमें टैक्स ज़्यादा हो जाता है, किसी का टैक्स कम नहीं होता, इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है। इसको लेकर लगातार आपके पास लोग आते रहते हैं। तो अभी तक टोटल कितना टैक्स आ चुका है? अभी तक जो है हमारे पास 320 करोड़ हाउस टैक्स का आया है और करितर मिला करके हम लोगों के पास इसमें 559 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। पिछले साल 664 करोड़ हुई थी। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इससे गति से, चूँकि ये 4 महीने हम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, पिछले साल भी इन 4 महीनों में ज़्यादा वसूली हुई थी, तो हम लोग उम्मीद करते हैं 1000 करोड़ के ऊपर पार कर जाएंगे, जो कि नगराज जी की मंशा थी कि इतना अगर पार हो जाए तो लखनऊ शहर के विकास के लिए ये अति उत्तम होगा। सारी देनदारियां भी इससे निस्तारित की जाएंगी। सर, अभी जो आप कह रहे हैं कि नगर निगम एक बड़ा फैसला किया है कि जो बड़े बकायेदार हैं कोर्ट वो जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उसको लेकर आप लोग अब कोर्ट जाना शुरू करेंगे, क्योंकि कोर्ट जो निर्णय देगा। तो अभी क्या कोई ऐसा केस आया, आप लोग ने कोई ऐसी प्रॉपर्टी को लेकर कोई निर्णय लिया? एक कल शाम काल की बैठक में नगर आयुक्त महोदय ने सभी जोनल को निर्देशित किया है कि अपने यहाँ ऐसे बकायेदार जो कुर्की, नीलामी, सीलिंग के बाद भी नहीं दिखाई दिए, तो उनके लिए अब न्यायालय का शरण लिया जाना उचित है। तो सभी जोनल को निर्देशित किया है, उसका जैसे ही संज्ञान में आ जाएगी, सूची मिल जाएगी तो आपको सूचित किया जाएगा। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए अशोक सिंह सीटी। उनका साफ तौर पर कहना है कल बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। जो बड़े बकायेदार हैं जो हाउस टैक्स नहीं दे रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी का, अब उसको लेकर नगर निगम कोर्ट जाएगा और वहां से जो आदेश होगा उसके बाद कार्रवाई होगी। वीडियो में अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी लखनऊ। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने बिलासपुर के जल संसाधन विभाग के प्रार्थना भवन में 30 महिला उत्पीड़न मामलों की सुनवाई की। यह आयोग की राज्य स्तरीय पहल के तहत बिलासपुर में 70वीं और कुल 293वीं सुनवाई थी। महत्वपूर्ण मामलों में सरकारी नौकरी के नाम पर पैसे लेने वाले आरोपी की नौकरी समाप्त कर दी गई और उसने पीड़िता को 1 लाख
रुपए लौटाने पर सहमति दी। एक अन्य मामले में पति पत्नी द्वारा एक दूसरे पर दूसरी शादी करने के आरोप लगे, लेकिन 4 बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आयोग ने मामला बंद कर दिया। आयोग ने महिलाओं से जुड़े कई मामलों का निपटारा करते हुए न्याय सुनिश्चित किया। 17वीं जन सुनवाई है और 293 नंबर की जन सुनवाई पूरे राज्य महिला आयोग की है। आज यहाँ पर हम 30 मामले लेकर आए थे। अधिकांश मामलों में निराकरण हो चुका है, आपको डिटेल मिल जाएंगे। और आज 3-4 मामले हैं जो बहुत विशिष्ट हैं और जिस पर फैसला किया गया है। गंभीर मामले कितने रहे होंगे मेहमान? पुराने जो पिछले जो समय से चलती हुई आ रही हो, आज निराकरण जो हुई? आज हमारे पास अधिकांश नए मामले थे, कुछ ही मामले थे पुराने, और गंभीर तो नहीं कहना चाहिए परंतु ठीक ठाक मामले थे। ठीक। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने शुक्रवार को घोषणा की कि 101 किसानों का जत्था 8 दिसंबर रविवार को दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए मार्च शुरू करेगी। इससे पहले शुक्रवार को हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया, जब अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। राष्ट्रीय राजधानी की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और बैरिकेड्स व कांटेदार तार लगाए। प्रदर्शनकारियों ने इन्हें हटाने की कोशिश की, जिसके बाद पानी की बौछार भी छोड़ी गई। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को चोटें आई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा पुलिस की बहुस्तरीय नाकेबंदी ने किसानों को आगे बढ़ने से रोक दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले जुटे किसान 13 फरवरी 2024 से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। उनकी प्रमुख मांगे हैं कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी, कृषि ऋण माफी और 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़िता के लिए न्याय शामिल है। देखिए, 2 तो गंभीर जख्म है, उनमें से एक हरप्रीत सा, उसको पटियाला रेफर किया गया है। 8 की पुष्टि हुई है। मेरे पास सुंदर सिंह चताला, ये भी जख्मी है, और बहुत से किसान जख्मी है, छोटी मोटी टोटे, उसका भी मालूम करेंगे। एक तो जो वार्ता के लिए उधर से न्योता आया था, आपके सामने गए थे, हमने बोला कि आप बोले प्रस्ताव दीजिए। हमने बोला एक तो हमें पीसफुली दिल्ली जाने दीजिए, इसका हल, दूसरा वार्ता करिए। बोले वार्ता के लिए, मैं बोला कम से कम कृषि मंत्री हो और जो भी मंत्री हो बैठे, मांग पत्र माला, हम एमएसपी को मांग पत्र भेज रहे हैं, उसके लिए एक दिन हमने छोड़ दिया। फिर कल का दिन वेट करेंगे, अगर सरकार वार्ता शुरू करे अपनी जख्मियों का इलाज करा लेंगे, नहीं तो परसों 12 बजे पीसफुली जत्था हमारा आगे बढ़ेगा। परसों 12 बजे। सिर्फ धरना क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उपराष्ट्रपति तक ने कहा, सदन में कहा कि सरकार जो है वो किसानों के लिए काफी उदार है, जो भी मांगे किसान की हैं वो पूरी की जाएगी, बातचीत करने को तैयार है, फिर ये धरना प्रदर्शन क्यों? मुझे लगता है अभी जो उपराष्ट्रपति जी ने बोला, प्रधानमंत्री उनकी बात भी नहीं मान रहे। अगर वार्ता का दौर शुरू हुआ होता तो ये आंदोलन का सुखद हल निकल सकता। मोदी सरकार घमंडी है, वो कारपोरेट के एजेंडे पे चल रही है। किसान के साथ व्यवहार ऐसा हो रहा है जैसा दुश्मन देश के लोगों के साथ किया जाता है। तो हम तो आज भी चाहेंगे कि इंटरनेट चलाइए अंबाला का, वहां के स्कूल खोलिए, लोगों को तंग मत कीजिए, हम पीसफुली हैं। तो सरकार वार्ता के लिए मन नहीं बना रही। हमने एक दिन दे दिया जो प्रस्ताव आया, अगर सरकार का वार्ता के लिए मन बनेगा तो रात तक चिट्ठी हमें आ जाएगी। किसी मंत्री भी बातचीत करने को लेकर के उत्सुक है, वो हम भी आ सकते हैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए, ऐसी खबरें चल रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा तो वो किसानों का, मजदूरों का गुस्सा ठंडा करने के लिए कर रहे हैं। हम कहते हैं आप चिट्ठी लिखकर भेजिए, दोनों फोरम पॉसिबली विचार करेंगे और वार्ता के लिए वो लोग अपने तौर से तैयार हैं। सर, ये धरना आंदोलन से क्या सच में परिणाम निकलकर सामने आएगा? आज 8 लोग घायल हुए, अब आपने परसों का फिर से कॉल लिया है, परसों भी कुछ लोग घायल होंगे क्योंकि पुलिस तो रोकेगी। देखिए, 2 बातें, उनका रोकना अनुचित है। हम तो स्वयं प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं, अगर जथा आगे चल जाता तो कौन सा क्या नुकसान होना था, हमें यो बता दीजिए।
नहीं तो आप वार्ता करिए। ये आपके बोले हुए, आपके चिट्ठियां हमारे पास अपने कमिटमेंट्स की है, तो हम वो कमिटमेंट्स के लिए, तो दूसरा ये यहाँ हमारे देश में कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं है, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है। डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात करने का हक है, हम भी अपनी बात रख रहे हैं देश के समक्ष। अपोजिशन की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए, उनको धरना प्रदर्शन से उठना चाहिए और सरकार को पहले उनकी बात माननी चाहिए। देखिए, जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा, सत्ता पक्ष और विरोधी दल हमें तो एक ही जैसे लगते हैं, सब राजनीति करते हैं। अगर कोई भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के 350 से अधिक एमपी जो है वो किसान मजदूर चुनता, अगर वो पिछले 75 सालों से हमारी बात कर रहे होते तो ये दिन हमें देखने ना पड़ते। भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ के संभावित क्षेत्रों की पहचान कर उन्नत सेंसर, फ्लड लाइट्स और कैमरे के साथ लॉन्ग रेंज रिकॉनिसेंस एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम लगाया गया है। बीएसएफ के महानिदेशक दिलजीत सिंह चौधरी ने शुक्रवार को वार्षिक प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सीमा पर गश्त तेज कर दी गई है और घुसपैठ रोकने के लिए रणनीतिक रूप से एम्बुश लगाए गए हैं। बीएसएफ कर्मियों को प्रशिक्षण देकर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तैनात भी किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी और बीएसएफ तैनात हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे और उसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर पे। लगातार टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट ऑलरेडी वहां पे मौजूद की गई है। फिजिकल ऑब्स्टेकल्स वहां पे जैसे आप जानते हैं है। हमारे पास तमाम जगहों पर फ्लड लाइट्स लगाई गई है, कैमरास लगाए गए हैं, लोरोस लगाए गए हैं ताकि हम लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस कर सकें। इसके साथ साथ हमारी लगातार वहां पर पेट्रोलिंग चल रही है, हमारी एम्बुश लग रहे हैं और लगातार हम अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज के माध्यम से स्पेसिफिक ऑपरेशंस भी लगातार स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर, आर्मी के साथ मिलकर हम करते हैं। तो हमारा प्रयास जारी है और हमारा पूरा प्रयास यही है कि किसी प्रकार की कोई इन्फिल्ट्रेशन हमारे क्षेत्र में न होने पाए। और साथ में इनके पास जो वेपनरी भी मिल रही है, जैसे MP4 असॉल्ट राइफल्स मिल रही हैं, सारी कह रहे हैं कि बाहर से आ रही है। उसके मद्देनजर आप अपने जवानों को किस तरह से कुछ अलग से ट्रेनिंग दे रहे हैं या उन्हें कुछ और मुहैया करवा रहे हैं ताकि उनकी भी जिंदगी जो है बच सके? क्योंकि अभी हमने देखा है इस साल जो है ज्यादा जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनमें भी जो शहीद हुए हैं जवान, चाहे आर्मी की तरफ से हों, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से हों या पैरामिलिट्री की तरफ से हों, तो जो उनकी तादाद है वो बहुत बड़ी है। जी, लगातार हमारे ऑफिसर्स और हमारे जवान, उनको हम लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे पास भी आधुनिक हथियार हैं, उन हथियारों से हमारे कर्मचारियों की लगातार ट्रेनिंग चल रही है और उनको बहुत कायदे से, बड़ी मेटिकुलस तरीके से पूरे क्षेत्र में पेट्रोलिंग के लिए उनको लगाया गया है और उनको बिल्कुल सख्त हिदायत है कि किसी प्रकार की कोई भी इन्फिल्ट्रेशन हमारे क्षेत्र में ना हो। वो प्रयासरत। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।